Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone, dear students of class 11th. Today we are going to discuss the second part of an adventure written by Jayant Narlikar. तो पहले लेक्चर में हमने यही पढ़ा था कि एक करेक्टर जिसका नाम गंगाधर पंत गायतुंडे है, जो कि एक प्रोफेसर भी है, एक और हिस्टोरियन भी है. ही हैज़ बीन गॉन टू द नेक्स्ट वर्ल्ड. व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ल्ड? एक्चुअली बात यह है कि उसने जो हिस्ट्री में पढ़ा था, जो फिर उसने देखा, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था. ऐसे वो पहले कभी मुंबई गए ही नहीं थे. उस वक्त मुंबई, आज की मुंबई को उस वक्त मुंबई कहा जाता था. जब वो वहाँ पे गया तो उसने जो हिस्ट्री में पढ़ा था वैसा उसको बिल्कुल भी नज़र नहीं आया. उससे डिफरेंट कुछ उसको नज़र आ गया, तो उसी को वो एक डिफरेंट वर्ल्ड कहते हैं ना, कि नेक्स्ट वर्ल्ड या दूसरी दुनिया जो इसको ये कहता है. तो वो तो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो बिना वक्त ज़ाया किए हम आज के टॉपिक पे ही आते हैं. आज से हम आज का जो टॉपिक है उसी को हम शुरू करते हैं. नो लेट मी स्टार्ट. He turned right along Home Street and entered Forbes building. तो वहाँ से जब ये गया तो ये पहले जब ये वहाँ पर पहुँचा, मुंबई पहुँचा, तो वहाँ इसने कई सारी चीज़ें देखी. एक ईस्ट इंडिया कंपनी के वो बिल्डिंग को जब देखा, मतलब जो बिल्कुल वहाँ की रोड जो थी वो बिल्कुल अप टू डेट थी, जैसे वो ब्रिटिश मतलब बरतानिया के किसी टाउन की वो रोड थी. इसी तरह वो एक बिल्डिंग में चली गई, तो क्योंकि वो एक लाइब्रेरी में जाना चाहते थे जहाँ से उसको वो बुक्स वगैरह पढ़नी थी. इसके अलावा भी और कोई कुछ काम उसके थे जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे. तो जब वो उस बिल्डिंग में गया, इंटर्ड फॉर्ब्स बिल्डिंग, आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायतुंडे. तो वहाँ पर इसने कहा मुझे विनय गायतुंडे से मिलना है, जो कि इसका बेटा था. वो वहाँ पर शायद काम कर रहा था. प्लीज़ ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट. तो वहाँ पर इंग्लिश अंग्रेज़ एक बैठी थी, एक औरत बैठी थी. तो जो रिसेप्शनिस्ट थी वहाँ पर जो बैठी थी, तो जो वहाँ पर रिसीव करती थी, रिसेप्शनिस्ट उसको कहते हैं. शी सर्चड थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, द स्टॉप लिस्ट, एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉइज़ ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द फर्म. तो इस कंपनी के जितने भी ब्रांचेस थे और जो भी वहाँ पे उसका ऑफिस था, इसने हर एक के टेलीफोन नंबर्स भी चेक किए, फिर उसमें उस लिस्ट को भी चेक किया, तो ब्रांच के लिस्ट को भी चेक किया. वो ढूंढ रही थी इस विनय गायतुंडे को. लेकिन जब उसको कहीं नज़र नहीं आया तो उसने क्या कहा, शी शोक हर हेड एंड सेड, उसने नफ़ी में, इनकार में सर हिलाया और कहा, आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट फाइंड एनी वन ऑफ दैट नेम इधर हियर और इन एनी ऑफ आवर ब्रांच. तो इसने गायतुंडे से कहा, गंगाधर गायतुंडे, कि मुझे तो बिल्कुल अफसोस है कि मैं इस नाम का, यानी कि विनय गायतुंडे के नाम का कोई बंदा जो है वो मुझे इस लिस्ट में नज़र नहीं आता है. यानी कि हमारे इस ऑफिस में वो कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, ना ही हमारे इस ऑफिस में, और जो इस ऑफिस, इस फर्म, इस कंपनी के जो ब्रांचेस हैं वहाँ पे भी कहीं पे ये नज़र नहीं आता है कि इस नाम का कोई आदमी यहाँ पे नौकरी नहीं करता है. आर यू श्योर ही वर्क्स हियर? क्या आपको, वो आप गायतुंडे से पूछते हैं, क्या आपको यकीन है कि वो यहाँ ही काम करता है, इसी फर्म में काम करता है? दिस वॉज अ ब्लो नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड. तो एक ऐसा एक कहते हैं ना कि एक शौक था, एक दचका था कि जिसको वो एक्सपेक्ट करते थे. अनएक्सपेक्टेड इसके लिए नहीं था. क्यों? ही बिकॉज वो एक दूसरी दुनिया में चले गए थे. उसको पता था कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी उसको मतलब फेस करना पड़ेगा जिसकी उसको उम्मीद ही नहीं थी. इफ़ ही हिमसेल्फ were dead in this world, what guarantee had he that his son would be alive? क्योंकि वो एक तरह से मर चुका था उस दुनिया में, क्योंकि जो एक नई दुनिया में आया था, जो कि इसने पढ़ा था, जो कि ये सोच रहा था, वैसा बिल्कुल भी नहीं था. तो इसलिए वो कहता है कि अब इस ऐसी दुनिया में अपने बेटे को ढूंढना जो है, दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर हिम. इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बीन बोर्न. यहाँ तक कि वो ये भी सोचता है कि जैसे वो इसको, उसका जन्म ही इस दुनिया में ना हुआ हो. ही थैंक द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट. इसने उस लड़की का बड़ी नरमी के साथ शुक्रिया अदा किया, जो कि वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थी. वो वहाँ से वो बाहर आ गया और उसके बाद क्या किया, इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे. इसकी एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वो ज़्यादा बोरिंग टेंशन नहीं लेता था कि अब मुझे कहाँ पे रात को कहाँ पे ठहरूँ, कहाँ पे बैठूँ. इसकी वो टेंशन नहीं लेता था. हिज मेन कंसर्न वाज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री. असल में उसका मेन मकसद ये था कि उस लाइब्रेरी में जाना, एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में जाना, ताकि ये जो एक पहेली थी, ये जो एक गुत्थी थी, इसको सुलझाना था. कि गुत्थी हिस्ट्री की, जो कि उसने हिस्ट्री में पढ़ा था, जो कि बिल्कुल डिफरेंट इसको लग रहा था. यहाँ पे ग्रैबिंग ए क्विक लंच एट ए रेस्टोरेंट, जल्दी से उसने थोड़ा सा खाना खाया वहाँ रेस्टोरेंट में. ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल. अब वो टाउन हॉल की तरफ चले गए. यस टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वाज देयर. उसकी एक खुशकिस्मत ये थी कि उसको एक रिलैक्स हो गया कि वहाँ पे टाउन हॉल था. एंड इट हाउस द लाइब्रेरी, और उसमें एक लाइब्रेरी थी. ही इंटर्ड द रीडिंग रूम एंड आस्क्ड फॉर अ लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन. वहाँ पे जो बैठा था लाइब्रेरियन, उसको इसने कई सारी, एक बहुत बड़ी लिस्ट दी किताबों की, जो उनको वो पढ़ना चाहता था, जिनको वो मंगवाना चाहता था, और इनमें इसकी अपनी किताब भी शामिल थी. हिज 5 वॉल्यूम्स
ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल। जो इसने खुद लिखा था ना, इसने अपनी वो हिस्ट्री बुक्स, उसकी 5 वॉल्यूम्स इसके टेबल के सामने रखी गई। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से उसने शुरुआत की पहले वॉल्यूम से। वॉल्यूम 1 टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका, पहले वॉल्यूम में तो अशोका के ज़माने की हिस्ट्री थी। वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्ता, और दूसरे में समुद्रगुप्ता का ज़माना था। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गौरी, वॉल्यूम 3 में मोहम्मद गौरी का जिक्र था। एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, वॉल्यूम 4 में औरंगज़ेब की मरने तक की हिस्ट्री थी। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वाज एज ही न्यू इट, इसमें तो कोई तजाद नहीं था, यहाँ तक तो हिस्ट्री ठीक ठाक जा रही थी। द चेंज इविडेंटली हैड ऑकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम, जो 5th वॉल्यूम था उसी में कुछ चेंज हो गई थी। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्राम बोथ एंड्स इनवर्ड्स, जब उसने अच्छी तरह से वॉल्यूम 5 पढ़ा, गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्जेड ऑन द प्रिसाइज मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैज़ टेकन ए डिफरेंट टर्न। गंगाधर पंत आखिरकार उस पेज पे पहुंचा जहाँ पे हिस्ट्री गलत दिखाई गई थी, जहाँ पे हिस्ट्री कुछ और ही बता रही थी। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, उस पेज में पानीपत के बैटल को, जो कि पानीपत की 2-3 लड़ाई लड़ी गई थी 1526 से 1556 या 1771 में। एंड इट मैंशन दैट द मराठा वन इट हैंडसमली, इसमें लिखा गया था कि पानीपत की 3rd बैटल जो थी वो मराठा ने बड़ी शानदार तरीके से जीती थी। लेकिन हकीकत तो ये है कि वो अफगानों ने जीती थी, अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज ने वो जीती थी। Abdali was routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army led by the Sudashirao Bahu and his nephew, the young Vishwas Rao. तो उसमें यही लिखा गया था कि मराठों ने काबुल तक अहमद शाह अब्दाली को रेड किया, उसका पीछा किया। और इसमें कौन कौन था, एक तो ये था जिसका नाम था ये सुदाशिव राव और बाहू, और उसका भतीजा था जिसका नाम था विश्वास राव। लेकिन हकीकत ये है कि वो जंग जो है वो इन्होंने नहीं जीती थी मराठास ने, बल्कि वो तो अब्दाली ने जीती थी। तो यहाँ पे ही हिस्ट्री में टर्न था, यहाँ पे ही हिस्ट्री जो थी वो कुछ गलत बता रही थी, जो कि एग्जिस्ट नहीं हो रहा था वहाँ पर। द बुक डिड नॉट गो इनटू a blow by blow account of the battle itself, rather it elaborated in detail its consequences for the power struggle in India. तो इस किताब में ये नहीं कहा गया था कि पहले कहाँ पे ब्लो बाय ब्लो मीनस एक मतलब स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे कौन सा इवेंट हो गया, उसका क्या असर पड़ा, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं लिखा गया था। सिर्फ ये लिखा गया था कि ये बैटल किसने जीता और इसके बाद डिटेल में उसके नताइज क्या निकले, यानी पावर स्ट्रगल, फिर पावर शेयरिंग वगैरह का मामला था। गंगाधर पंत रेड थ्रू द अकाउंट एवेडली दैट, बड़े उस ध्यान से उसने देखा, वो पढ़ा इस किताब को। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज अनमिस्टेकेबली हिज, जैसे वो खुद लिखता था वैसा ही इस राइटर ने भी लिखा था। येट ही वाज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर भी वो पहली बार इस किताब को पढ़ रहा था। देयर विक्ट्री इन द बैटल वाज नॉट ओनली अ ग्रेट मोरल बूस्टर टू द मराठास बट इट आल्सो एस्टैब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी इन नॉर्दर्न इंडिया। तो ये जो जीत मराठास की दिखाई गई थी गलत हिस्ट्री में, तो ये बिल्कुल इसमें वही लिखा था कि इससे मराठा जो था उनका मोरल बूस्ट हो गया, उनका हौसला बढ़ गया, और इसके अलावा इनके एक नॉर्दर्न इंडिया में एक सुप्रीमेसी, इनकी एक बालादस्ती वहाँ पे कायम हो गई। The East India Company, which had been watching these developments from the sidelines, got the message and temporarily shelved its expansionist program. ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस तमाम हालात को देख रही थी, तो उसने क्या किया, कुछ अरसे के लिए इसने अपना एक्सपेंशन मतलब मुलतवी कर दिया। तो इसने डिसाइड किया कि फ़िलहाल हम कोई और एक्सपेंड अपनी इस कंपनी को नहीं करेंगे, यानी और ज़्यादा इलाकों को हम अपने ज़ेरे असर नहीं बनाएंगे। फॉर द पेशवाज द इमीडिएट रिजल्ट वाज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ Bahu Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780. तो ये जो पेशवा थे मराठास के, जो ये बादशाह थे, बड़े बड़े इनके सक्सेसर्स थे, तो इनमें क्या था कि इनमें से क्या था कि एक बाहू साहब था, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया, विश्वास राव का इन्फ्लुएंस पब्लिक में ज़्यादा बढ़ गया, और बिल्कुल उन्होंने क्या कर दिया, विश्वास राव ने फिर 1780 में अपने बाप की जगह ले ली। द ट्रबल मेकर दादा साहब was relegated to the background and he eventually retired from state politics. तो ये दादा साहब जो थे उसको सियासत से एक तरह से बेदखल किया गया, यानी कि उसके पावर सीज किए गए, कम किए गए, और मानो कि वो तकरीबन स्टेट के पॉलिटिक्स से बिल्कुल वो रिटायर हो गए थे। टू इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया कि उन्होंने एक मतलब मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर, जो नया मराठा रूलर था उसके साथ उन्होंने थोड़ा सा कोशिश की ताल्लुकात के बारे में। विश्वास राव उसका नाम था। ही एंड हिज ब्रदर माधु राव कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमेन विथ वैलर एंड सिस्टमैटिकली एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया।
तो इन दोनों भाइयों ने माधव राव और विश्वास राव ने इन्होंने हुकूमत को बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से चलाया और तकरीबन उन्होंने अपना एक असर पूरे इंडिया में छोड़ा। द कंपनी वाज रिड्यूस्ड टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर मुंबई। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये बिल्कुल इसका दायरा जो है तंग होता गया। मराठास के स्ट्रांग रूल की वजह से कोलकाता एंड मद्रास, मुंबई, कलकत्ता एंड मद्रास तक ही ये महदूद रह गए। जस्ट लाइक इट इज़ यूरोपियन राइवल्स, जिस तरह बाकी जो कंपनियां थी यूरोपियन राइवल की, जैसे फ्रेंच कंपनी थी या पोर्टुगीज़ थी, तो ये वो भी जैसे वो सुकड़ के रह गई थी ना, इसी तरह अब इन पर भी एक लगाम, एक रिस्ट्रिक्शन रह गई ईस्ट इंडिया कंपनी पे। फॉर पोलिटिकल रीज़न द पेशवाज केप्ट द पुपेट मुगल रेजीम अलाइव इन दिल्ली। अपने कुछ रीज़न्स की वजह से, अपने कुछ फ़ायदे की वजह से इन मराठों ने क्या कर दिया कि जो दिल्ली में मुगल हुकूमत थी उसके साथ उनने ज़्यादा नहीं छेड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल एक मतलब कहते हैं ना कि वो एक तरह की ऐसी हुकूमत थी ना कि जिसको हम कहते हैं किसी के हाथों में खेलने वाली हुकूमत, जो स्ट्रांग नहीं हो ना हो। In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age drawing in Europe. और फिर क्या हुआ कि 19th century में इन मराठाओं ने ये रियलाइज़ किया कि देखिए कि अब क्या है कि जिस तरह यूरोप में एक वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, तो हमें भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें भी इन चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस भी करना है हियर। द ईस्ट इंडिया कंपनी सॉ अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। ईस्ट इंडिया कंपनी इसी मौके की ताक में थी, वो भी उसने चाहा कि यही मौका है, हम इनके बीच में घुस जाएं, अपने असर को बढ़ाएं। इट ऑफर्ड एड इन एक्सपोर्ट। इसने इस मराठों को कहा हम आपको एड भी देंगे इस बारे में, इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में, और इन मदद भी करेंगे। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशेंट। मराठों ने इनको अलाउ किया, लेकिन बस एक हद के तहत, यानी कि आप सिर्फ हमें इसमें हेल्प करो ताकि हम खुद कफील हो जाएं इस मामले में। The 20th century brought about further changes inspired by the West India move towards a democracy. इसके अलावा 20वीं सदी में फिर हमने देखा कि हिंदुस्तान में एक नया शिफ्ट आ गया। वो भी उन्होंने क्या, एक तरह से ईस्ट को, ये यूरोप को देख के, वेस्ट को देख के, तो हिंदुस्तान में भी एक लहर चल गई, वो थी डेमोक्रेसी की। बाय देन द पेशवाज हैड लॉस्ट देयर इंटरप्राइज एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज़। तो ये पेशवा सिस्टम जो था, ये तकरीबन अब बिल्कुल मतलब पॉपुलरिटी उनकी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो अब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी जो थी वो वजूद में आ रही थी। द सुल्तान दैट दिल्ली सर्वाइवड इवन दिस ट्रांजिशन। इस दौर में भी दिल्ली की हुकूमत जो थी, मुगल हुकूमत, वो फिर भी महफूज रह गई। क्यों? लार्जली बिकॉज इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस। क्योंकि इसकी अब कोई इन्फ्लुएंस नहीं थी, ये बिल्कुल एक तरह से ना, कश्मीर में बोलते हैं लोरी दस्तार, है ना, तो ये क्या, कठपुतली जिसको हम कहते हैं, ये कठपुतली थी। तो इस वजह से इसको तोड़ना वगैरह, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। शहनशाह ऑफ दिल्ली वाज नो मोर देन ए फिगर हेड टू रबर स्टैम्प टू रिकमेंडेशन मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट। ये जो दिल्ली का शहनशाह था, ये बिल्कुल एक तरह से एक कठपुतली था, जो इसको वहाँ से सेंटर से आदेश आते थे, मतलब ऑर्डर्स आते थे, वो इनको बिल्कुल क्या इम्प्लीमेंट करता था। एक तरह से वो एक इनका एक बन गया था ना, एक उनका एक कहते हैं ना कि एक सिपाही सा बन गया था, यानी कि यस मैन जिसको हम बोलते हैं। एज ही रीड ऑन, गंगाधर पंत और आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं, बिगेन टू अप्रिशिएट द इंडिया ही हैड सीन। अब ये इस इंडिया की तारीफ करता है जो उस दौर का इंडिया था। इट वाज ए कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द वाइट मैन। ये एक ऐसा इंडिया था जो बिल्कुल किसी भी कीमत पे बरतानिया के इन गोरों की गुलामी को एक्सेप्ट करने वाला नहीं था। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट। ये एक ऐसा इंडिया था जो बिल्कुल अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता था। एंड न्यू व्हाट सेल्फ रेस्पेक्ट वाज। और इनको ये पता था कि आत्मसम्मान क्या होता है, यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी इज्जत क्या होती है। फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीजन्स इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन मुंबई एज द सोल आउट पोस्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट। और अपने इकोनॉमिक रीजन्स की वजह से, अपने फ़ायदे की वजह से उन्हें ब्रिटिश को अलाउ किया था कि वो मुंबई में अपने वो तजारती मरकज़ खोले। अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी इनको किसी भी अंदाज से इनको कोई लिफ्ट नहीं देती थी। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट था। इंशाल्लाह टुमारो वी विल टेक द थर्ड पार्ट। अंटिल देन, खुदा हाफिज़, अल्लाह ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।